सर अभी हमने आपको चेकअप किया है और इस चेकअप में हमने देखा कि आपके माइनस के नंबर ज़्यादा हैं और माइनस के नंबर ज़्यादा होने की वजह से आपकी आंखों में कुछ कमज़ोर हिस्से बने हैं जिसको हम लैटिसेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आंखें क्या होती हैं, उसकी वर्किंग कैसे होती है और पर्दे के अंदर ये जो लैटिसेस होते हैं ये क्या होते हैं। सामान्य रूप से आंखें एक तरह से गोला होती है और इस गोले के अंदर हमारे सबसे आगे कॉर्निया होती है जिससे लाइट फोकस होकर हमारे लेंस पे गिरती है और लेंस से फोकस होकर हमारी लाइट जो होती है वो रेटिना पे गिरती है। ठीक है, तो आंखों के अंदर किसी भी व्यक्ति को अच्छे से स्पष्ट देखने के लिए इन तीनों चीज़ों को व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी प्रकार से इनमें बीमारियां होती हैं तो वो हमारे लिए तकलीफ का कारण बनती हैं। समझे मेरी बात को? रेटिना जो होता है हमारी आंखों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसको बदला नहीं जा सकता और जो जन्म के साथ हमें एक बार मिलता है। साधारण रूप से जो आंखों की साइज बचपन में होती है उसमें 2 या 3 साल की उम्र तक एक सामान्य विकास होता है और उसके बाद वो स्टेबिलिटी पा जाता है। बट किन्हीं कारणवश अगर आंखों का साइज बढ़ता जाता है तो हमारे पास मटेरियल तो उतना ही होता है पर वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम एक्सियल मायोपिया भी कहते हैं, जो कि आपके केसेस में है कि आपका जो -5 का जो नंबर है उसमें आपका पावर बढ़ने से आपकी आंख बढ़ी। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई चीज़ खिंचती है तो उसमें फिर स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कुछ प्रेगनेंसीज में आपने देखा होगा कुछ लोगों के पेट में स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं क्योंकि स्किन जो है वहाँ पे स्ट्रेच हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आपकी आंखों के अंदर जो रेटिना है उसके कुछ हिस्सों में स्ट्रेचिंग की वजह से कमज़ोर हिस्से बन गए जिनको हम लैटिसेस कहते हैं। ठीक है, लैटिसेस हमारे कमज़ोर हिस्सों के कारण कभी भी पर्दे को डिटैच यानी फाड़ने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मेरे इस पैंट में अगर स्ट्रेच हो जाए, एक चीरा सा लग जाए या ब्लेड का कुछ कट लग जाए और फिर एकदम से ये पैंट खींचेंगे तो कहाँ से फटेगा? जहाँ पे वो पहले से कमज़ोर हिस्सा था। ठीक उसी तरीके से जब हम काम कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे हैं, डचका आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई तरह से चोट भी लगी तो हमारा जो प्रेशर इम्पैक्ट हमारी आंखों पे पड़ता है तो एग्जैक्टली वो उसी समय उस कमज़ोर हिस्से को स्प्लिट कर देता है। इस स्प्लिटिंग से हमारे पर्दे में कमज़ोर हिस्से के अंदर टियर बनता है जिससे पर्दा फटना यही कहते हैं सामान्य भाषा में। जब ये पर्दा फटता है तो इसके कारण फिर वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है और फ्लूइड जो होता है वो हमारे पर्दे के अंदर घुसना चालू कर देता है जिससे आंखों की सबसे गंभीर बीमारी जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं वो बनने की संभावनाएं बनती है। अब इस बीमारी के होने के बाद इसकी रोकथाम कैसे करें? जैसे अगर कोई कपड़ा हल्का सा फटता है तो अपन उसके आसपास रफू करते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे अगर मान लीजिए लैटिस है तो उसके आसपास हम लोग लेजर से एक लेयर क्रिएट कर देते हैं जिसे बाड़ा बना देते हैं या फिर रफू कर देते हैं और ये जो एरिया है इसके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है। चूंकि ये टेयर इस प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर नहीं जा सकता तो यहाँ पे ये इसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। समझ रहे? तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर इसके अभाव में मान लीजिए कभी भी कुछ इस तरह का झटका आंख में लगा तो वो रेटिना को टेयर कर देगा। ठीक है, ये जो लेजर्स होती है किसी तरह का ऑपरेशन नहीं होती है, बहुत आसानी से हो जाती है, जिसमें हम आपको जैसे अभी जांच की हमने लेटा के वैसे ही हम लोग आपको लेटा के एक स्पेशल ग्रीन लेजर्स होती है जो कि रेटिना पे काम करती है, उससे हम उस पूरे इलाके को सील कर देते हैं। इस प्रक्रिया में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है और कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई पट्टी भी नहीं लगती है और अगले 15 से 20 मिनट लेज़र होने के बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि लेज़र का प्रभाव आने में कम से कम 6 हफ्ते सामान्य रूप से लगते हैं। तब तक हमें ध्यान रखना होता है कि जोर से चिल्लाना नहीं है, ना ज़्यादा वजन उठाना है, सामान्य काम आप अपने सारे कर सकते हैं। ठीक है, और विस्तार से हमने इस कागज़ में आपके लिए जानकारी दे रखी है, जो छोटी छोटी बारीक बातें हैं वो इसमें सब लिखा हुआ है। ये कोई चश्मे हटाने की लेज़र नहीं है, सिर्फ रेटिना की लेज़र है जिसमें पर्दे को हम सिक्योर करते हैं। ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा पर्दे में लीजन्स होते हैं या पेशेंट को हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है तो ये हम एक की जगह 2 सिटिंग्स में भी इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और ये किसी तरह की सर्जरी भी नहीं है तो हमें इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना कि हमें इसमें कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आप इमीडिएटली अपने वर्क पे भी जा सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को हल्का सा हेडेक होता है और थोड़ा सा पेन होता है, बट यूजुअली 1 या 2 घंटे के बाद वो ठीक भी हो जाता है और अगर ज़्यादा भी होता है तो एक क्रोसिन की गोली लेके उसको हम लोग कर सकते हैं।
इससे आपके काम करने की और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ता है। हम खुद भी नहीं जानते कि हमें कब इस तरीके की इंसिडेंट्स झेलनी पड़ सकती है। आपको पता नहीं है कि आप कब किसी धचके में या कभी कोई आपको टक्कर मारे, आपको कोई चोट लगे। तो ऐसी परिस्थिति जब होगी तब आपके पास उस समय अगर पर्दा डिटैच हुआ तो इसका मतलब क्या, मैं इस तरह की परिस्थिति ऐसी बोलता हूँ जैसे बच्चा कुएं की मुंडेर के पास में बैठा है, समझ गए? तो बच्चा अभी कुएं में गिरा नहीं है, लेकिन क्या आप बच्चे को कुएं की मुंडेर के पास खड़ा करते हैं क्या? क्यों? क्योंकि कब वो उस तरफ चले जाए आपको पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इस तरीके की प्रक्रिया में कभी भी आपको इस तरीके की इंसिडेंट्स कब हो जाए आपको भी नहीं पता। तो इसलिए आपको कभी भी इसको टालना के सोचना नहीं चाहिए। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, सिग्निफिकेंट है, मतलब इंफीरियर पूरे क्वाड्रेंट्स में आपके हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है। इसको परसेंटेज वाइज नहीं कहेंगे। जैसे दीवार में अगर दरार होती है तो अपन उसको परसेंटेज में डिवाइड नहीं करते, पर दीवार में दरार मतलब वो कमजोर हिस्सा है ना। ये अपन ऐसा नहीं बोलते कि 10% दीवार में दरार है, ऐसी बात नहीं होती है। वो तो कोई एक छोटा सा भी छेद है तो वो पोटेंशियल है कि वो आपका पर्दा को खिसकाने में सक्षम है। सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो जो ट्रीटमेंट आपने सजेस्ट किया वो लेना ही। हाँ, उसमें सिंपल सा लेज़र होता है। लेज़र से आपके इसको आप जब पढ़ेंगे तो इसमें और जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कोई अपने को इंजेक्शन पट्टी किसी तरह का कुछ भी महसूस नहीं होता, बस एक तेज़ रोशनी ज़रूर महसूस होती है। जैसे तेज़ रोशनी सनलाइट की होती है, तो वो एक ग्रीन लेज़र जो होता है एक बीम की तरह आपकी आँख में आपको फील होता है कि कुछ तो मेरी आँख में हो रहा है, पर वो ऐसा महसूस नहीं होता कि दर्द जैसा हो। तेज़ रोशनी ज़रूर महसूस होती है। उससे तो कुछ मतलब लॉस का चांस तो नहीं होता है? अगर उसमें हम आपको जहाँ देखने को बोलते हैं अगर आप वहीं देखते हैं तो इनएडेंटली आपको कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर आप हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करके डायरेक्टली हमारी सारी बातों को मना करके अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें इश्यूज हो सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा मैंने किसी के साथ होते हुए नहीं देखा है। ठीक है, कुछ डाइट्स इसके लिए डाइट से इसका कोई संबंध नहीं है, मेडिसिन इसका कोई संबंध नहीं है। दिस इज प्योरली एन एनाटॉमिकल डिसऑर्डर जिसको हमें इधर सर्जरी या लेजर, सर्जरी तब जब आपका पर्दा फट जाता है जो कि रेटिनल डिटैचमेंट में कन्वर्ट होता है। अगेन रिपीट होने का चांस बिल्कुल रहता है, क्योंकि पर्दा तो कंटिन्यूसली कमजोर है। तो आज अपने पास यहाँ पे वीक स्पॉट्स बने हैं, साल 6 महीने में या 2-5 साल बाद भी दूसरी जगह भी वीक स्पॉट्स बन सकते हैं। बट यूजुअली रेगुलर चेकअप्स पे जब हम रहते हैं तो हमारे वीक स्पॉट्स को हम उसी समय कवर करना पसंद करते हैं, क्योंकि रेटिना हम चेंज थोड़ा ना कर रहे, रेटिना तो वीक है। जैसे आज इस दीवार के अंदर एक जगह दरार पड़ी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इस दीवार के अंदर एक दीवार दरार बनने के बाद पूरी जिंदगी दरार नहीं पड़ेगी, दूसरी जगह भी दरार बन सकती है। हमारा काम है कि जैसी दरार दिखे तो उसको उसी समय रिपेयर करना है। वहीं पे फिर से होने का चांस वहां पे भी हो सकता है, क्योंकि एक ही दरार के ऊपर दूसरी दरार फिर से भी आ सकती है। बट हाँ, यूजुअली ऐसा देखने में नहीं मिलता है, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो इसमें चेंजेस आने की संभावना नहीं रहती। मैंने बताया ना, आई का साइज बढ़ता है तो रेटिना का साइज तो आपका उतना ही है। तो जैसे कपड़े को स्ट्रेच करते हैं तो एक लेवल पे स्ट्रेच करने के बाद साटन की चुन्नियों में ऐसे दिखते हैं कि नहीं, रेशे रेशे बनने लग जाते हैं। जनरली हाई पावर की वजह से ये होता है, जिन लोगों में चश्मे के नंबर ज़्यादा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जिनके हाई पावर हो उसी में हो, किसी भी सामान्य व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है। उसमें प्रमुख रूप से 3 सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं अगर रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशंस बन रही होती है तो। बेसिकली जब हम लैटिसेस के अंदर परिवर्तन देखते हैं तो 3 चीज़ें यूजुअली पेशेंट्स को दिखती है जब रेटिनल डिटैचमेंट्स की स्टार्टिंग होने लगती है। काले धब्बे, रोशनी की चमक या कम दिखाई देना। काले धब्बे जब भी होते हैं मतलब उस डिटैच्ड एरिया में से कुछ पार्टिकल्स रेटिना में से आपके मेन एरियाज में आने लग गए हैं। रोशनी की चमक तब दिखती है जब फटने की परिस्थिति बढ़ने लगती है, और अगर पूरा ही फट गया है तो फिर आपको कम दिखाई देने लगता है। तो जिन भी पेशेंट्स के अंदर लैटिस लेजर हो चुकी है या फिर जिनमें लैटिसेस हैं, उनको पूरी जिंदगी 3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना होता है: काले धब्बे, रोशनी की चमक दिखना, या फिर जो दिखाई दे रहा था उससे कम दिखाई देना। कम दिखाई देने का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप सामने देख रहे हैं तो एक सेगमेंट में हमें कालापन दिखाई देना चालू हो जाता है और वो कालापन धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यूजुअली इसमें सेंटर की विजन पहले नहीं जाती है, साइड की विजन पहले जाती है। ठीक है।
बेसिकली अगर हम चश्मे के नंबर हटाने की बात करें तो हमारी जो सबसे आगे की लेयर होती है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, उससे चश्मे के नंबर हटते हैं। कॉर्निया हमारी आंखों का सबसे आगे का हिस्सा होता है जो कि 90% रोशनी को व्यवस्थित रूप से आई के अंदर ट्रांसमिट करने का काम करता है। जब चश्मे के नंबर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसी आंखों की अंदर की बनावट को चेंज करते हैं। ठीक है, यूजुअली एक सामान्य व्यक्ति के अंदर इस आंखों की जो थिकनेस होती है वो करीब 560 के आसपास, 520 से 560 के आसपास होती है। ठीक है, आपके केस में ये थिकनेस 470 के आसपास आ रही है। समझ रहे? तो हमें क्या होता है कि कॉर्निया के शेप में जब चेंजेस करते हैं तो उसकी थिकनेस को रिड्यूस करना पड़ता है, स्पेसिफिकली मायोपिक यानी आपके जैसी माइनस के नंबर के पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, तो जब हमारे आंखों का पावर हम चेंज करते हैं तो हमारे लिए एक स्टेबल आई की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक मिनिमम कॉर्नियल थिकनेस हमें रखना ज़रूरी होता है, जो कि यूजुअली पेपर्स या फिर साइंटिफिक लिटरेचर के हिसाब से 300 माइक्रोन डिसाइडेड है। ठीक है, तो आपका जो नंबर है वो करीब करीब 5.5 नंबर के आसपास है और हमें जो बेस में आपका जो कॉर्निया का थिकनेस रखना है वो 300 रखना होता है। अब जो 3 तरीके की कॉर्निया की सर्जरीज होती हैं जिससे हम चश्मे के नंबर को हटाते हैं। पहला है हमारा लेसिक, जिसमें ब्लेड के साथ हम आपकी कॉर्निया का फ्लैप क्रिएट करते हैं। जो पावर्स आपके होते हैं उतने अमाउंट का लेज़र हम लोग कॉर्निया पे ड्राई अप करके और उसको फिर फायर करते हैं और फिर उसके बाद फिर फ्लैप वापस डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फेम्टो। फेम्टो में हम लेज़र से आपका फ्लैप क्रिएट करते हैं, उसमें ब्लेड का कोई काम नहीं होता है, पर उसमें फ्लैप बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही परफेक्ट बनता है। ठीक है, तीसरा होता है पीआरके, जिसमें हम लोग आपकी कोई फ्लैप क्रिएशन नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही हम आपका लेज़र कॉर्निया पे फायर करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम लोग किसी के भी चश्मे के नंबर लेज़र के द्वारा हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास चूंकि थिकनेस कम है, जब फ्लैप क्रिएट करते हैं तो यूजुअली फेम्टो के अंदर 90 माइक्रोन्स का फ्लैप बनता है और ब्लेड वाली लेसिक के अंदर 150 से 160 माइक्रोन्स का हमारा फ्लैप क्रिएट होता है। ठीक है, जिन लोगों की कॉर्नियास थिन होती हैं तो उसमें फ्लैप बनाने का हमारा जो मेजरमेंट है वो हमारे रेसिडुअल ब्लेड जो कि 300 माइक्रोन से उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। तो ऐसे लोगों में हम लोग टच फ्री लेज़र या फिर बिना फ्लैप क्रिएटेड लेज़र पीआरके बनाने के लिए उसमें यूज़ करते हैं। तो उसमें फ्लैप का जो थिकनेस है वो हम लोग 50 माइक्रोन हमारा बच जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर मैं -5 नंबर अगर हटाऊं और फ्लैप वाली प्रोसीजर करूंगा तो आपके लिए फिर भविष्य के लिए रेसिडुअल ब्लेड छोटा पड़ जाएगा। अगर रेसिडुअल ब्लेड छोटा रहता है तो कॉर्नियल एक्टेसिया यानी कि कॉर्निया की थिनिंग और भविष्य में दूसरी समस्या आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब भी हम चश्मे के नंबर हटाते हैं तो उसके पहले हम जांच करते हैं। ये जांचों के अंदर हम आपकी कॉर्निया की बनावट, उसका शेप एंड साइज और उनकी सारी न्यूमरोलॉजिकल डेमोग्राफी और आंखों की बनावट के साथ साथ कॉर्नियल थिकनेस को भी हम मेजर करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 489 और 470 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आपके केस में फ्लैप के बिना वाली सर्जरी जो कि पीआरके है वो करना एक बेहतर विकल्प रहता है। ठीक है, पर इस प्रक्रिया के अंदर हमें थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है, चुभन ज़्यादा होता है, आंखों में दर्द के कारण पानी आने की समस्या ज़्यादा होती है, हीलिंग टाइम ज़्यादा रहता है, रोशनी आने में समय भी ज़्यादा लगता है। जैसे अगर फेम्टो या लेसिक करते हैं तो 1 या 2 दिन में आदमी को 80% रोशनी आ जाती है, पर इस केस के अंदर हमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं 80% रोशनी आने में। रिकवरी पीरियड जो कि काम पे जाने की जो बात करते हैं वो यूजुअली लोगों की 1 हफ्ते में मिल जाती है लेसिक के अंदर या फेम्टो के अंदर, बट पीआरके में यूजुअली पेशेंट 15 से 20 दिन तक अपने जॉब पे वापस जाने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, खासकर जिन लोगों को कंप्यूटर्स पे ज़्यादा काम रहता है या धूल हवा में ज़्यादा काम रहता है। तो इसीलिए पीआरके हमेशा हम लोग फर्स्ट चॉइस नहीं रखते हैं, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखते हैं जिनके अंदर या तो कॉर्निया अनस्टेबल हो, यानी बनावटी रूप से कॉर्निया अनस्टेबल हो, या फिर कॉर्निया की थिकनेस कम हो। ठीक है,
जिनकी कॉर्निया की बनावट अच्छी है या फिर थिकनेस अच्छी है, उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग लेसिक या फिर फेमटो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके संबंध में एक डिटेल्ड वीडियो भी हमारा यूट्यूब पे बना रखा है, जिसमें अलग अलग सर्जरीज के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है उसमें और विस्तार से हमने बता रखा है। तो कॉर्निया की थिकनेस और बनावट से ही ये डिसाइड होता है कि हम किस प्रक्रिया को करने से हमारी आइस को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई विशेष समस्या हमें ना आए। PRK इज अ बेटर ऑप्शन आपके लिए। रिकवरी टाइम और वो ज़्यादा रहता है, वो जस्ट बिकॉज कि वो थिकनेस कम है आंखों का। थिकनेस कम है तो हमें प्रोसीजरल चेंज। अब इसको अपन ऐसे समझते हैं कि अगर आपको एक ब्लेड से कट किया मैंने तो वो जल्दी हील हो जाता है 2 से 3 दिन में। बट अगर आप जैसे बाइक चला रहे हो और गिर जाए तो पूरी की पूरी हाथ की चमड़ी एक तरह से अपनी छिल जाती है, और उसकी हीलिंग में अपने को कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। तो हमारी आँख के ऊपर भी सेम चमड़ी वाले ही हीलिंग के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। जब हम फ्लैप क्रिएट करते हैं तो फ्लैप जब उठा के हम कोई भी प्रोसीजर करके वापस फ्लैप वापस रखते हैं तो उसकी हीलिंग कट के कारण बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है। और अगर हमने डायरेक्टली लेज़र फायर किया तो मतलब हमने एक तरह से पूरी की पूरी कॉर्निया को लेज़र के द्वारा छील लिया, यानी एब्लेट कर दिया। तो उसके कारण इसकी जो हीलिंग होती है वो उसी प्रिंसिपल्स पे होती है जैसे हमारे हाथ या चमड़ी एक्सीडेंट में घिसने के बाद समय लेता है। तो इस कारण से ही सर्जिकल वुंड्स जो हम कट करते हैं वो 5 से 7 दिन में टाँके हट जाते हैं और वो हील हो जाते हैं। और जब हम एक्सीडेंट्स में अपने आप घिस जाते हैं तो उसमें अपने को महीने भर भी चमड़ी के भाग बनने में समय लगता है। तो इसीलिए PRK अपने को ज़्यादा पेनफुल और ज़्यादा रिकवरी टाइम लेता है। लेकिन एक्यूरेट तो होता है। एक्यूरेशन में भी इसमें चेंजेस आते हैं क्योंकि हीलिंग पैटर्न्स हर पेशेंट्स की अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैंने कट लगाया तो उसकी हीलिंग मुझे मालूम है 5 से 7 दिन में हो जाएगी। बट किसी भी पेशेंट को अगर गाड़ी घिस जाती, मतलब अगर चमड़ी घिस जाती है, तो उसके हीलिंग पीरियड हर बंदे के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे कई बार कुछ लोगों को बिल्कुल भी निशान नहीं आते हैं और कुछ लोगों को निशान आते हैं। तो PRK के अंदर इसमें हम क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं कॉर्नियल हेज। तो कॉर्नियल हेज एक साइंटिफिक टर्म होता है जिसके अंदर पुतली पे निशान आना किसी किसी पेशेंट्स में पॉसिबल होता है। तो इसीलिए विजन क्वालिटी जो होती है वो फेमटो या लेसिक की PRK से हमेशा बेटर होती है। ठीक है, पर जो कॉर्नियल हेज होती है यूजुअली 3 से 6 महीने में लोगों की हमने दवाइयों से फिनिश ऑफ कर देते हैं। बट अगर विजन क्वालिटी की बात करें तो हमेशा PRK की विजन क्वालिटी फेमटो या लेसिक से 19 ही रहती है। विद टाइम जैसे जो थिकनेस है वो यदि बढ़ जाती है नहीं बढ़ती। थिकनेस आपकी जो आपकी एक उम्र 3 या 4 साल की उम्र के बाद आंखों की साइज की एनाटमी में कोई चेंजेस विशेष रूप से नहीं होते हैं। सिर्फ आपकी आई का लेंथ बढ़ सकता है, थिकनेस वगैरह में चेंजेस नहीं आते। जब आप छोटे 3 से 4 साल के होते तभी वो डिसाइड हो जाता है। 90% तक आप कह सकते हैं कि वो एनाटमी वैसी बन जाती है। हाँ, छोटे मोटे चेंजेस जरूर आ सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, पर मेजर चेंजेस नहीं आते क्योंकि स्ट्रक्चरल ही आपकी एनाटमी 3 से 5 साल में स्टेबल हो जाती है।